वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ L.E. हिल्स, लॉरेंस हिल्स द्वारा लिखे गए प्रोज प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग की समरी एंड एक्सप्लेनेशन। इससे पहले कि हम लोग अपनी मेन टॉपिक के ऊपर जाएं, थोड़ा सा हम लोग लॉरेंस हिल्स के बारे में जान लें। इज़ अ कनेडियन नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड मेमोरिस्ट। वो कनेडियन नॉवलिस्ट हैं, निबंधकार हैं और एक मेमोरिस्ट हैं। ही इज़ नोन फॉर हिज 2007 नॉवल द बुक ऑफ निग्रोज। बेसिकली उनको जाना जाता है उनके 2007 में आए उपन्यास द बुक ऑफ निग्रोज के लिए। इंस्पायर्ड बाय द ब्लैक लॉयलिस्ट गिवन फ्रीडम एंड रिजल्टेड इन नोवा सोसाइटी बाय द ब्रिटिश आफ्टर the American Revolutionary War, and his 2000 memoir Blackberry Sweet Juice on being black and white in Canada। और दूसरी उनकी इम्पोर्टेंट किताब है 2001 में पब्लिश्ड मेमोयर Blackberry Sweet Juice on being black and white in Canada। The Book of Negroes was adapted for a TV mini series produced in 2015। और उनकी बुक ऑफ निग्रोज को टीवी सीरीज़ के लिए भी चुना गया था 2015 में। He was selected in 2013 for the Massey Lectures he drew from his non-fiction book Blood, the Stuff of Life published that year। उनको मैसी लेक्चर्स के लिए भी चुना गया, जिसमें उन्होंने अपनी बुक ब्लड द स्टफ ऑफ लाइफ से जो उसी साल पब्लिश हुई उसी में से उन्होंने लेक्चर दिए थे। His 10 books include other non-fiction and fictional works and some have been translated into other languages and published in numerous other countries। और उनकी किताबों को दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया है और दूसरी देशों ने अपनी लैंग्वेज के मुताबिक उन्हें अपने देशों में पब्लिश भी किया है। तो ये थी हमारी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन लॉरेंस हिल के बारे में। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ लॉरेंस हिल्स प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग। तो इस प्रोज के अंदर बेसिकली राइटर ने क्या बताया है, इस प्रोज के अंदर राइटर ने हम लोगों को कुछ गाइडलाइंस, कुछ एडवाइस दिए हैं और कुछ उसने चीज़ों को करने से हमें रोका भी है, जो चीज़ें हमें अच्छा राइटर बनने में हेल्प कर सकती हैं। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, इस प्रोज के अंदर उसने कुछ टिप्स दी हैं जिससे कि हम लोग एक अच्छे लेखक बन सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम L.A. हिल्स बुक ए प्रील्यूड टू इंग्लिश। ये प्रोज जो है उनकी किताब ए प्रील्यूड टू इंग्लिश में से ली गई है। द ऐसे गिव्स अस द बेसिक फीचर्स ऑफ गुड राइटिंग। ये ऐसे अच्छी लिखने की शैली के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स बताता है। ले एक्सप्लेन दैट राइटिंग स्किल्स कैन बी मास्टर्ड विद प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। वो क्लियर कर देता है कि अच्छे लेखक बनने के लिए हम लोगों को प्रैक्टिस और डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है। जितना हम लोग अपने आप को डिसिप्लिन और प्रैक्टिस में रखेंगे उतने ही हम लोग अच्छे लेखक बनते चले जाएंगे। द एसेइस्ट हैज़ ऑल्सो गिवन अ फ्यू प्रैक्टिकल टिप्स ऑफ गुड राइटिंग। उन्होंने कुछ ऐसी टिप्स भी हम लोगों को दी हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जो उन्होंने खुद भी अपनाई हैं, तभी हम लोगों को दी हैं। अगर हम लोग अच्छा लिखना या अच्छा लेखक बनना चाहते हैं तो वो टिप्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। टू राइट वेल, तो राइटर क्या कह रहा है, नाउ स्टार्ट वी आर स्टार्टिंग विद द टेक्स्ट ऑफ द लेसन। टू राइट वेल you will have to be able to write clearly and logically, and you cannot do this unless you can think clearly and logically too. If you cannot do this, yet you should train yourself to do it by taking particular problems and following them through point by point to a solution without leaving anything out and without avoiding any difficulties that you meet। तो वो राइटर कहता है कि अच्छा लिखने के लिए, अच्छा लेखक बनने के लिए आपको क्लियरली और तर्कशील होके लिखना पड़ेगा और दूसरों को क्लियर करने के लिए। इसीलिए वो राइटर कह रहा है, वो कह रहा है कि दूसरों को क्लियर करने के लिए, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अगर ये चीज़ मुझे पहले क्लियर करनी पड़ेगी तभी मैं आपको क्लियरली समझा सकूँगा। अब मैं लिखने बैठ गया, पॉइंट मुझे ही क्लियर नहीं है, मेरे पास ही तर्क नहीं है, तो मैं आप लोगों को भी उस चीज़ के बारे में जब आप क्वेश्चनिंग करोगे या मुझे प्रूव करने के लिए कहोगे तो मैं आप लोगों को कैसे प्रूव कर सकता हूँ। इसीलिए अच्छा लेखक बनने के लिए पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि हम लोगों ने क्लियरली और तर्क लॉजिकली लिखना है, और उसके लिए हम लोगों को पहले अपने अंदर क्लैरिटी और तर्कशीलता लानी होगी। और अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो फिर हम लोगों को प्रैक्टिस के साथ छोटी छोटी चीज़ों को
प्रॉब्लम्स को साथ लेके इस क्वालिटी को अपने अंदर भरना पड़ेगा। जैसे छोटी सी प्रॉब्लम ले ली, फिर देखें कि उसका सल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप कैसे काम किया। तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम लोग अच्छे लेखक बन सकते हैं जब हम लोग क्लियरली और लॉजिकली लिखें, और जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अब कैसे हम लोग, अगर हमारे पास क्लियरिटी और लॉजिक नहीं है, कैसे हम लोग इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल, यू मे टेक द प्रॉब्लम व्हाट डू मीन व्हेन आई से दैट आई एम अ फ्री पर्सन। वो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन लिखना है फ्रीडम के ऊपर, तो सबसे पहला मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि मेरे मुताबिक जब मैं ये कहता हूँ आई एम ए फ्री पर्सन, उसका क्या अर्थ है। क्योंकि जब मुझे क्लियरिटी होगी फ्रीडम क्या है, मेरे लिए आज़ादी क्या है, मैं आज़ाद होकर क्या हूँ, तभी तो मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा। इसीलिए वो कहता है एंड देन ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन अलॉन्ग समथिंग लाइक द फॉलोइंग लाइन्स। Am I free to do anything like no, I am not free to fly to Mars, for example, my freedom is limited to what is possible। तो फिर मेरे माइंड में आएगा, फिर मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढना शुरू करूँगा कि क्या, फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि मेरे लिए फ्री होना क्या है, आज़ादी क्या है। आज़ादी का मतलब क्या ये है कि मैं जहाँ मर्जी जा सकता हूँ, तो उसका जवाब आएगा नहीं, मैं जहाँ मर्जी जो मर्जी नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ के आज़ाद नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के लिए भी आज़ाद नहीं हूँ कि मैं उड़ के मार्स चला जाऊँ। तो इसका मतलब ये आएगा, पहला सोल्यूशन ये आएगा कि मेरी आज़ादी इसी चीज़ तक सीमित है, जो काम मुमकिन हो सकता है उसी काम के लिए मेरी आज़ादी जो है सीमित रहेगी। फिर अगला क्वेश्चन राइज होगा, एम आई देन फ्री टू डू एनीथिंग दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू डू। फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि पहले तो हम लोगों ने कह दिया कि हर वो काम के लिए मैं आज़ाद हूँ जो मुमकिन है, तो क्या वाकई मैं हर उस काम के लिए आज़ाद हूँ जो इस दुनिया में कर पाना मुमकिन है। फिर से आंसर आएगा नो, आई एम नॉट फ्री टू किल माई नेबर फॉर एग्जाम्पल। तो आंसर आएगा नहीं, मैं हर मुमकिन काम के लिए भी आज़ाद नहीं हूँ। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रीडम इज़ लिमिटेड टू वट इज़ पॉसिबल एंड लीगल फाउंड आउट, येस इन फैक्ट आई एम। तो फिर अगला सोल्यूशन आ जाएगा, नो डाउट मैं हर काम करने के लिए आज़ाद हूँ, बट मैं हर उसी मुमकिन काम को करने के लिए आज़ाद हूँ जो सामाजिक तौर पे और कानूनी तौर पे सही कहा जाएगा। इसीलिए मैं किसी को मारने के लिए आज़ाद नहीं हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो कानूनी तौर पे गलत माना जाएगा। माई फ्रीडम इज़ देयरफॉर लिमिटेड टू because if I were free to do harm and under this condition I would have less chance of freedom than if and everybody else accepted certain legal chance, legal limitations on our freedom in order to protect the latter against arbitrary interference by other etc। तो इस प्रकार से वो कहता है कि स्टेप बाय स्टेप, अगर मेरे पास क्लैरिटी और लॉजिक नहीं है, मैं वैसे ही लिखना शुरू कर देता हूँ, ये आज़ादी का मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, तो वो चीज़ जो थी वो ना तो ठोस होती ना तर्कशील होती। वहाँ पे कोई पूछ लेता, तूने कहा भी मैं तू हर कुछ कर सकता है, तो क्या तू किसी को मार भी सकता है? इसीलिए जब मेरे अंदर ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी, तो मैंने उसका एक रफ वर्क में एक ग्राफ बना लिया अपने माइंड में। पहले मैंने उस चीज़ की क्लैरिटी लाने के लिए अपने ही टॉपिक में से क्वेश्चन खड़े किए, खुद ही उनका सोल्यूशन निकाला, और इस प्रकार से मेरे अंदर क्लैरिटी भी आ गई और मेरे अंदर तर्कशीलता भी आ गई, लॉजिक भी आ गया कि कोई मेरे से पूछे तो मैं उस शख्स को उस चीज़ की क्लैरिटी भी दे सकता हूँ। तो पहली चीज़ जो एक अच्छे लेखक बनने के लिए हम लोगों को चाहिए वो थी टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली। एट फर्स्ट you may find clear step by step thought very difficult, you may find that your mind continually wander, but practice will improve your ability to think clearly and logically। तो वो कह रहा है कि पहले तो हमें जो पीछे हम लोगों ने स्टेप किया है कि स्टेप बाय स्टेप करके हम लोगों ने अपने लॉजिक और अपने क्लैरिटी को क्लियर करना है, बहुत मुश्किल लगेगा, बट जैसे जैसे हमें लगेगा कि हमारा माइंड जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वैसे वैसे ही हमारे अंदर क्लैरिटी और लॉजिक जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग तर्कशील भी होते चले जाएंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ योर वोकैबुलरी। फिर अगली प्रॉब्लम आती है कि कई बार हम लोग कहते हैं मेरे पास विचार तो बहुत है। अक्सर हम लोगों के बच्चों में जैसे जिनके लिए इंग्लिश विदेशी लैंग्वेज है वो कहते हैं सर हिंदी और पंजाबी तो पता है बट हमें इंग्लिश में लिखना नहीं आता। हम लोगों को इस शब्द का
इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता, या फिर मुझे नहीं लगता कि इस भाव को व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई ठोस शब्द है, यानी कि जिनके पास वोकैबुलरी या शब्दावली की कमी है। तो अगली चीज़ चाहिए कि उन शब्दावली को हम लोग कैसे बढ़ाएं। In order to increase your vocabulary, to improve your powers of expression, you should read widely and carefully and keep a notebook in which to write down words and expressions that particularly strike you. For example, sparkle, glitter, winkle, blame, green, blucher, blue eyes, relax into delicious indolence. Use a good dictionary to help you with the exact meaning and uses of word. वो कह रहा है कि जिनके पास शब्दावली की कमी होने की प्रॉब्लम है, अक्सर सभी को इंग्लिश लैंग्वेज में तो ये प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए वो कहता तरीका है कि हम लोग वोकैबुलरी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जिस भी लैंग्वेज में उनको प्रॉब्लम है उनकी किताबें पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें, और उसके साथ साथ अपने पास एक नोटबुक रखें। जो भी पढ़ते वक्त नया शब्द आ रहा है उस शब्द को नोट डाउन करें और डिक्शनरी से उस शब्द का सही मीनिंग ढूंढें, और जब कभी फिर लिखने बैठे जो नए शब्द हम लोगों ने नोट डाउन किए थे उन शब्दों को, जो नए शब्द हम लोगों ने नोट डाउन किए थे उन शब्दों को हम लोग जो है अपनी नई रचनाओं में यूज़ करने की कोशिश करें। ऑलवेज रिमेंबर दैट रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस इज इसेंशियल इफ़ यू आर टू लर्न। अब तीसरी, वोकैबुलरी इंक्रीज करना हमें पता लग गया कैसे होना है। तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस। दैट रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस इज एसेंशियल इफ़ यू आर टू लर्न टू राइट वेल। You learn to write by writing. It is no good waiting until you have inspiration before you write. Even with the most famous writer, inspiration is rare. Writing is 90% hard work and 10% inspiration. To the sooner you get in the habit of disciplining yourself to write, the better. तो वो कह रहा है कि दूसरी चीज़ है प्रैक्टिस। जितना हम लोग लिखने की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतने ही बेहतर लेखक बनते चले जाएंगे। और कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि कोई उन्हें प्रेरणा दे तो वो लिखना शुरू करे। वो कह रहा है कि प्रेरणा देने से, मान लो किसी ने आपको कहा कि तू लिख सकता है, अभी तो अच्छा लिख, तो उसने तो सिर्फ आपको प्रेरित किया, क्या उसके प्रेरणा से आप अच्छे लेखक बन जाएंगे? नहीं। 90% आपका हार्ड वर्क होगा, 90% आपकी प्रैक्टिस होगी जो आपको अच्छा लेखक बनाएगी। इसीलिए जितना जल्दी हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि 90% हार्ड वर्क है, केवल 10% इंस्पिरेशन है, उतनी जल्दी ही हम लोग अच्छे लेखक बनने के लिए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पहली चीज़ थी टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली। थर्ड था इंक्रीज योर वोकैबुलरी। सेकंड था टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। थर्ड है कि practice is more important than inspiration. If you keep your eyes and ears open, you will find plenty of things to write about around you. Often a little piece of conversation heard in street can start you thinking along interesting new lines. Imagine that you are a stranger who is familiar with the thing that you see around and you start from there. और वो कह रहा है कि कई बार फिर तीसरी चीज़ आ जाती है, हम लोग कहते हैं हम लोग लिखे किस चीज़ के बारे में। वो कहता है कि अगर हम लोग अपना माइंड और आइज़ और अपना मस्तिष्क खुला रखें तो हमारे इर्द गिर्द हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग कुछ लिख सकते हैं। किसी फूल के ऊपर लिख सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई हादसा हो गया है, कोई और हम लोगों ने नई चीज़ देखी है तो हम लोग उसके बारे में लिख सकते हैं। इसीलिए वो कहता है कि हम लोग सपोज़ कर लें हम लोग सड़क से जा रहे हैं, कोई हादसा हुआ है, हम लोग वहाँ पे भी उस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। इसीलिए फोर्थ चीज़ जो थी कि अपने इंटरेस्ट के लिए हम लोगों ने किस प्रकार से सब्जेक्ट को चुनना है, उसके लिए राइटर मिल 10 मिनट का, ठीक है, क्लास तो राइटर कहता है कि इसीलिए हम लोगों को इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि अगर हम लोगों ने अपना माइंड और ब्रेन ओपन रखा है, अपना आइज़ और ब्रेन ओपन रखा है, हमारे पास हज़ारों ऐसे विषय हैं, मिल जाएंगे हमें जिसके ऊपर हम लोग कुछ लिख सकते हैं, कुछ क्या बहुत कुछ लिख सकते हैं। रीड द न्यूज़पेपर केयरफुली एवरी डे। देयर आर एग्जाम्पल ह्यूमन जॉय एंड ह्यूमन ट्रेजेडी इन विच
give you ideas for article, essays or short story. Keep a notebook in which to put down things that you notice or ideas that come to you when you are out walking, when you are reading a book or a magazine, or at any time. Some people get ideas in bath or when they wake up during the night. Unless they write down these ideas down at once, they often forget them. तो इसीलिए फिर वो एक और चीज़ कह रहा है, वो कह रहा है कि अखबारें पढ़े, वहाँ पे हम लोगों को रोज़ ऐसी हज़ारें खबरें मिल जाएंगी जहाँ पे इंसानी जॉय और ट्रेजेडी, दुख की बातें आएंगी, जो हमें अलग अलग प्रकार के आइडियाज़ देंगी, जिन आइडियाज़ को हम लोग अपने निबंधों में, अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में ढाल सकते हैं। इसीलिए वो कहता है पता नहीं आपको कहाँ पे कोई नया विषय मिल जाए, कोई नया सब्जेक्ट मिल जाए जिसके ऊपर आप कुछ लिख सको। इसीलिए अपने साथ हम लोगों को हमेशा एक नोटबुक रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे माइंड में कुछ नया विचार आए, कोई नए विषय के ऊपर लिखने का मन करे, हम लोग नोट डाउन कर लें उसको, चाहे पॉइंट ही नोट डाउन कर ले, बाद में उसको एलैबोरेट कर लें। जैसे कुछ लोगों को उसने एग्जांपल दी है, नहाते वक्त या बाथरूम में आके आइडियाज़ आते हैं, कुछ लोगों को रात को जाके आइडियाज़ आते हैं, कुछ लोगों को सफ़र करते वक्त लोगों से बात करते वक्त आइडियाज़ मिल जाते हैं। जैसे अब हम लोग टीचर्स की एग्जांपल ले लो, हम लोग कई बार बसेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रेन्स में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे टीचर या मैं अपनी बात करूँ तो वहाँ पे मैं कई बार लोगों की बातों को नोटिस करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि वो लोग कैसे एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन्हीं की बातों में से, कई बार स्टूडेंट्स की बातों में से हमें एग्जांपल मिल जाती हैं अपने आइडियाज़ को डिटेल में एलैबोरेट करने के लिए, डिटेल में बताने के लिए। इसीलिए अपने पास हमेशा एक नोटबुक रखनी चाहिए, क्योंकि विचार जो है, विषय जो है, आपको किसी भी जगह पे मिल सकता है और आपको उसी समय उस चीज़ को नोट डाउन कर लेना चाहिए, ताकि आप बाद में जब भी आप फ्री होकर बैठो उस चीज़ को एलैबोरेट कर सको। ट्राई टू डेवलप ए वार्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, देयर प्रॉब्लम, जॉयज एंड देयर सॉरोज, सो दैट यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन एवरीवन यू मीट एंड वेयर बिफोर यू कुड परहैप्स सी नथिंग ऑफ इंटरेस्ट। और कोशिश करो लोगों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग वाला माहौल बनाने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी खुशियों को, उनके दुखों को समझने की कोशिश करो, सो दैट ताकि हम लोगों को उन लोगों में इंटरेस्ट आए। और उन लोगों में इंटरेस्ट आने से दो फायदे होंगे, एक तो हमें नए विषय मिलेंगे और एक हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग क्या लिखें, क्या ऐसा लिखें जो लोगों को भी इंटरेस्ट दे सके, जो लोगों को, जिसको लोग भी रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ सके। टू बी ए सक्सेसफुल राइटर, अगली चीज़ वही आ गई है, टू बी अ सक्सेसफुल राइटर यू मस्ट राइट इंटरेस्टिंगली, but different kinds of people have different interest, and it is most unlikely that you will be able to appeal to all of them. You therefore have to know exactly what types of reader you are writing for and exactly what kind of thing interests such a reader. By careful reading magazine for teenager, magazines for well-educated men, you can find out thing that interest particular type of reader. वो कह रहा है कि एक अच्छा लेखक बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग इस प्रकार से लिखें कि जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो लोगों का इंटरेस्ट कैप्चर कर सके, लोगों की रुचि उस चीज़ में हो, लोग इंटरेस्ट से, दिल से उसे चीज़ को पढ़ने में प्रेरित हों। जैसे एग्जांपल ले लो, एक ही सब्जेक्ट के दो टीचर हैं, दोनों टीचर सेम क्वालिफिकेशन के हैं, बट एक टीचर का जब पढ़ाता है तो आप लोगों का इंटरेस्ट बड़ा बन जाता है, दूसरा टीचर पढ़ाता है आपका इंटरेस्ट नहीं बनता। तो वहाँ पे नॉलेज दोनों के पास सेम थी, बट प्रॉब्लम क्या आई, एक का पढ़ाना आपको इंटरेस्टिंग लगा, 2 लेक्चर भी लगा लिए, आपको पता ही नहीं लगा, रुचि बनी थी। दूसरे का तरीका जो है आपको समझ ही नहीं आया। उसका कारण ये था कि एक शख्स ने, जिसका आपको इंटरेस्ट लगा, उसने आपके लेवल के ऊपर आकर एनालिसिस किया कि इन लोगों को किस तरीके से पढ़ाया जाए कि इन लोगों को ये चीज़ बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग लगे। और दूसरे टीचर ने केवल किताबी चीज़ को किताबों जैसे पढ़ा दिया, आपके लेवल पे आके उसने ये समझने की कोशिश ही नहीं की किस तरीके से आपका वो इंटरेस्ट जगा सके। इसीलिए आपको एक टीचर का समझ आ गया, दूसरे का समझ नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल है। उसी प्रकार से अच्छा लेखक बनने के लिए आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग, क्योंकि जो आपने पढ़ना है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, ज़रूरी नहीं वो लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। और आप लिख अपने लिए नहीं ले, आप पाठकों के लिए लिख रहे हो। इसीलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है। और इसमें भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि
ज़रूरी नहीं आप जो लिखो वो 100 में से 100 लोगों को पसंद आ जाए, क्योंकि हर एक पर्सन का इंटरेस्ट अलग है। बच्चों का इंटरेस्ट अलग है, टीनेजर्स का अलग है, ग्रोन अप्स का अलग है। तो इसीलिए आप लोगों ने जब भी कुछ लिखना है इस चीज़ का ध्यान रखना है आप किस वर्ग को लेकर लिख रहे हो, किस वर्ग के लिए वो चीज़ लिख रहे हो। और अगर आपको इस चीज़ का ध्यान रख लिया, ऑटोमेटिकली आप उस वर्ग के इंटरेस्ट के मुताबिक ही उस चीज़ को लिखोगे। और जब आप ऐसा लिखोगे ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आपके इस टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट भी रहेगा। और इसमें एक और सजेशन ऐड किया जा सकता है कि हम लोग कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर लिखने की जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है। Most people are interested in the present, even when they read about past or future. It's after its connection with relevance to the present that particularly interests them. You should therefore choose subject of tropical interest, the latest fashion in some particular field, problem which very people are making preparation for this festival about summer holidays when the summer is approaching. तो वो कह रहा है कि ज़्यादातर लोग प्रेजेंट को ज़्यादा पढ़ना या प्रेजेंट में जीना ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, प्रेजेंट में जीने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं। नो डाउट जब हम लोग पास्ट या फ्यूचर को भी पढ़ते हैं तो हम लोग उस चीज़ का रेलिवेंस देखते हैं कि क्या वो चीज़ हमारे आज के ऊपर लागू होती है या नहीं होती है। इसीलिए राइटर हम लोगों को सजेशन दे रहा है कि इंटरेस्टिंगली राइट करने के लिए कोशिश ये करनी चाहिए आज के टाइम पे मौजूदा मुद्दों के ऊपर लिखें। जैसे अगर आज मैं प्रोज लिखूं तो मैं लिखूंगा किसानी संघर्ष के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है आज के टाइम पे ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कैप्चर करेगा लोगों का। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोगों ने देखना है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को आज के टाइम पे ज़्यादा आकर्षित करेंगी और उन्हीं विषयों के ऊपर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तभी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे और तभी हम लोग एक अच्छे लेखक कहलाएंगे। एज मच एज पॉसिबल चूज सब्जेक्ट ऑफ विच यू हैव पर्सनल एक्सपीरियंस। You will be right on these much more convincingly with greater authority than on subject about which you have only second-hand information। और वो कहता है कि कोशिश करें जिन चीज़ों का आपको निजी तजुर्बा है उन्हीं चीज़ों को लिखें, क्योंकि जो चीज़ें का आपका निजी तजुर्बा है उनको आप ज़्यादा क्लियरली, ज़्यादा गहराई से, ज़्यादा कन्विंसिंगली दूसरों को समझा सकते हो। और जो चीज़ें आपने किसी से समझी हैं वो चीज़ें आप इतने बेहतर ढंग से लोगों को नहीं समझा सकते, ना ही इतने ढंग से आप लोगों को उन टॉपिक्स के ऊपर कन्विंस कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ थी राइट क्लियरली एंड लॉजिकली। नेक्स्ट, इंक्रीज योर वोकैबुलरी। थर्ड था राइट चूज सब्जेक्ट राइट इंटरेस्टिंगली। ठीक है, नेक्स्ट था चूज सब्जेक्ट ऑफ ट्रॉपिकल इंटरेस्ट। अब है प्रेजेंटेशन कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने किसी भी कहानी को, प्रोज को या पोइट्री को अरेंज करना है। प्रेजेंटेशन इज ऑफ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस इन गुड राइटिंग। योर ओपनिंग पैराग्राफ शुड अरेस्ट द रीडर्स अटेंशन एंड शो हिम व्हाट यू आर राइटिंग एंड व्हाई। वो कहता है कि प्रेजेंटेशन भी आज के टाइम पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छा लेखक बनने के लिए प्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका पहला पैराग्राफ इस तरीके का होना चाहिए जो पहले पैराग्राफ पढ़ते ही जो रीडर आकर्षित हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए कि रीडर को पूरा का पूरा प्रोज या पूरी की पूरी कहानी पढ़ने पर मजबूर होना पड़े। इफ़ यू आर टू गिव द रीडर सम इन्फॉर्मेशन, टेल हिम व्हाट सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू डील विद। और कोशिश ये करें कि पहले पैराग्राफ में आप एक हिंट दे दो कि आप किस विषय के ऊपर लिखने जा रहे हो। इफ़ यू आर गोइंग टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, से व्हाट दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज। There is no harm starting the reader in first paragraph putting forward a new and apparently paradoxical point of view, provided you have convincing argument to support in the rest of what you write। और इसमें भी कोई गलती नहीं है कि आप स्टार्टिंग कर लो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर दो पक्ष जो लिए जा सकते हैं, हाँ और ना। पर ऐसे टाइम पे आप ये ध्यान रखो कि आप जो भी पहलू अपने लिए लिखने के लिए चुनो, आपके पास उसको साबित करने के लिए तर्क मौजूद हो जो कि पाठकों को कन्विंस कर सके कि जो आप कह रहे हो वो वाकई में सही है। The main body of your piece of writing should collect together and present the idea presented in the first
paragraph or give argument to support the view put forward there. You should come to the point at once, say what you promised to say, avoid irrelevant material and then finish. और वो कह रहा है कि उसके बाद जो मेन बॉडी है, वो मेन बॉडी आपने जो पहले पैराग्राफ में चीज़ बताई थी, बाकी का जो हिस्सा है उसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हो. You should come to point at once. Your last paragraph or sentence should bring what you have written to a neat satisfying end. और आपका आखिरी पैराग्राफ क्या हो, जो भी आपने फर्स्ट पैराग्राफ में और मेन बॉडी में कहा है उसका एक संतुष्टि भरा निचोड़ निकालने पर आप अंत में उसे लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूड करो, लिविंग द रीडर विद अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट यू हैव बीन सेड. और कंक्लूजन में लास्ट पैराग्राफ में आपने क्लियर कर देना है पाठकों को कि आप दरअसल कहना क्या चाहते थे. टू राइट इंटरेस्टिंगली you must yourself be intensely interested in what you are writing, and you must convey this feeling to eagerness to your reader. और इंटरेस्टिंगली राइट करने के लिए आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए उस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि जब आपका खुद का इंटरेस्ट होगा तो आप उतनी ही ईगरनेस जो है वो रीडर्स के अंदर भी जागृत कर सकोगे. यू मस्ट ऑल्सो बिलीव इंटेंसली वट यू आर राइटिंग एंड कन्विंस योर रीडर ऑफ योर ऑनेस्टी. यू कैन नॉट अराउज देयर इंटरेस्ट एंड सिंपैथी अनलेस दे फील दैट you are interested and that you feel strongly about what you are saying. और आप जो कह रहे हो, जो लिख रहे हो, उसके ऊपर आपको भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए. आपकी लैंग्वेज के अंदर वो विश्वास झलकना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज में वो विश्वास झलकेगा तभी आप लोगों को आकर्षित करने में कामयाब हो पाओगे. अदरवाइज़ अगर लोगों को कहीं आपकी लैंग्वेज में लगा कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, तो आप लोगों को प्रभावित कर पाने में कामयाब नहीं हो पाओगे. Do not, however, force upon the reader those of your private problem which few, if any, other people share. People are very interested in problem which they too face, or which they may easily have to face in the near future, but they do not want to read their personal complaining and protest of someone whom they consider a crank or whom they suspect of being mentally unbalanced. और एक और चीज़, कभी भी उन विषय को अपना टॉपिक ऑफ राइटिंग ना बनाए जो केवल आप ही की निजी प्रॉब्लम हो. वो कहता है कि नो डाउट लोगों को प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, बट वो उन प्रॉब्लम्स को पढ़ने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं जो प्रॉब्लम उन्हें भी हो सकती है या आने वाले टाइम में हो सकती है. जैसे आपने लिख दिया भी मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो हो सकता है कि आपने जो प्रॉब्लम लिखी वो केवल आप ही की हो, बट वहीं पे आप अगर करप्शन की, आप एनवायरनमेंट पोल्यूशन की, वुमेन की सेफ्टी का टॉपिक चुनोगे, वो लगेगा कि ये टॉपिक तो सभी के साथ जुड़ा हुआ है, और लोग उस समय इन टॉपिक्स को पढ़ने में ज़्यादा रुचि दिखाएंगे, बजाय इसके कि हम लोग केवल अपनी निजी प्रॉब्लम्स को अपनी राइटिंग्स में दिखाते चले जाएं. जब हम लोग अपनी निजी प्रॉब्लम्स को दिखाएंगे तो लोग ये सोचेंगे कि हम लोग मेंटली इम्बैलेंस है, जो केवल अपनी प्रॉब्लम्स को बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. Do not strive to create impression, forget about yourself, think only the reader and write naturally, avoiding self-consciousness. वो कहता है कि अपने आप को राइटिंग में भूल जाओ, केवल रीडर के बारे में याद रखो, क्योंकि आप जो लिख रहे हो वो तभी वर्थवाइल है जब पाठक आपकी चीज़ को पढ़ रहे हैं. यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू राइट अबाउट एंड कैन एक्सप्रेस इट क्लियरली, सिंपली एंड विद द ह्यूमन टच. इट इज़ श्योर टू अपील टू सम क्लासेस ऑफ रीडर. आपके पास अगर कुछ इंटरेस्टिंगली है राइट करने के लिए और आपके पास क्लैरिटी भी है, तो ये श्योरिटी है कि वो आपके पाठकों को भी ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि आपको आत्मविश्वास था, आपको क्लैरिटी थी, तो ऑटोमेटिकली पाठकों को भी उस चीज़ को पढ़ के क्लैरिटी हो जाएगी. बट इफ़ यू डेलिबरेटली ट्राई टू कॉपी अ स्टाइल विच इज़ नॉट योर ओन, दिस विल क्विकली बिकम ऑब्वियस टू द रीडर. ही विल फील दैट यू आर नॉट सिंसियर and he will not go on reading what you have written. As you read more and more works written in particular style, your old style will gradually change, but this will be a natural process and your newer style will be yours because it comes up from your consciousness self, unlike a style which you are deliberately copying. फिर वो राइटर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानबूझ के किसी ने किस शैली से लिखा है, हम लोग उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं. ठीक है,
वो कहता है कि रोल मॉडल बनाना अच्छी चीज़ है, किसी को रोल मॉडल बना लो, अच्छी बात है कि आप कहते हो कि मैं इस टीचर के जैसा बनना चाहता हूँ, बट बिल्कुल उसी टीचर के जैसा पढ़ाना शुरू कर दोगे तो आपकी पहचान नहीं बनेगी। लोग कहेंगे ये बिल्कुल उसके जैसा पढ़ा रहा है। इसीलिए वो कहता है कि किसी के लिखने की शैली से चीज़ें सीखना बहुत अच्छी बात है, बट उस शैली को हूबहू कॉपी पेस्ट कर देना वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसीलिए उसकी शैली में से अच्छी चीज़ें सीख लें और उसके साथ साथ कुछ अपने एडिशंस भी करें, इम्प्रूवमेंट भी करें, जिससे कि वो शैली उसकी कॉपी नहीं रह जाएगी बल्कि आपकी एक नई शैली आ जाएगी। और इस प्रकार से ये शैली जो आपकी नई शैली आएगी वो किसी की कॉपी नहीं होगी बल्कि आपके द्वारा बनाई गई एक नई स्टाइल होगा, एक नई शैली होगी। हिल अब हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे में राइटर ने क्या बताया। हिल इन द फर्स्ट पर्सन नरेशन गिव्स अ पीस ऑफ वैल्यूएबल एडवाइस to all the aspirants who want to be a proficient in English written and oral skill. In the opening passage, he clearly says that good writing demands good and logical thinking. Good thinking is not developed instantly, rather it emerges with practical experiences and proper training. Initially, thinking in the direction of logic and reason seems difficult because one's mind may not be acquainted with this. तो वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में अब पूरे ऐसे की एक समरी देख लेते हैं। तो राइटर ये क्लियर कर देता है कि अच्छा लेखक बनने के लिए क्लैरिटी और लॉजिकल थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ एक दिन में विकसित नहीं हो जाती। इसके लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में ये हमें मुश्किल लगेगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ हम लोग परफेक्टली करना सीख जाएंगे। बट विद टाइम इट विल हैपन सो एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन वंस राइटिंग। नेक्स्ट, टू गिव एक्सप्रेशन टू थॉट, apt vocabulary is required depending on the form and tone of your work. Vocabulary should be either formal or slang. To improve vocabulary, you need to read widely different sorts of writing. A dictionary is of great help in this field. अब जब विचार आ गए, क्लैरिटी आ गई, अब नई चीज़ है, लिखने के लिए आपके पास ठोस शब्दावली का होना ज़रूरी है। आपके पास ऐसी शब्दावली हो जो आपके विचारों को ठोस तरीके से लोगों को, पाठकों को समझा सके। और वोकैबुलरी को, शब्दावली को इंक्रीज़ करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, नए शब्दों को नोट डाउन करना पड़ेगा, और इसके लिए डिक्शनरी हमारी बहुत हेल्प करेगी। सिंसियर एंड डिलीजेंट प्रैक्टिस इन राइटिंग इज़ फर्स्ट कंक्रीट मूव टूवर्ड्स ए सक्सेसफुल राइटिंग। वेटिंग फॉर एन इंस्पिरेशन विल प्रूव अ हिंड्रेंस टूवर्ड्स योर गोल, सो avoid it. Hill further suggests that one should be alive to all the happenings and pay heed to it. Even an ordinary talk heard in the street can be taken as subject to start writing. It is required to note every new word expression that one comes across while reading also. The writer also feels that love of mankind is an essential trait. To see other state of mind, feel it intensely and write it effectively. अगली चीज़ वो जो राइटर कह रहा है एक अच्छे लेखक बनने के लिए ज़रूरी है, वो राइटर कह रहा है कि हम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम लोगों को विषय चुनने के लिए भी हमें ये प्रेरणा से ज़्यादा एक अच्छा लेखक बनना प्रैक्टिस का नतीजा है, हार्ड वर्क का नतीजा है। दूसरी चीज़, विषयों को चुनने के लिए वो कहता है कि अगर हम लोग अपने ईयर्स एंड माइंड को ओपन रखते हैं, हमारे सामने हज़ारों ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। और अच्छा लिखने के लिए, इंटरेस्टिंग लिखने के लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए अपने आप को लोगों के साथ जोड़ के देखने की। जब हम लोग अपने आप को लोगों के साथ जोड़ के देखने की कोशिश करेंगे, तब हम लोग जो लिखेंगे वो बहुत ही प्रभावशाली होगा। And to be a good writer, the reader must be kept in mind. Their interest and taste should be bore in mind always. Impersonality of art should be maintained by a poet or writer while expressing emotions or feeling. The subject that is chosen for writing should be personal experience. Words are body, sentences in structure, and the expression the soul. तो पोइट कह रहा है कि जब भी हम लोग लिखें, कोशिश ये करें अपने से ज़्यादा रीडर के इंटरेस्ट के लिए लेके चलें। द सब्जेक्ट दैट इज चूजन फॉर राइटिंग शुड बी पर्सनल। वर्ड्स आर बॉडी, वो कह रहा है कि शब्द जो है वो शरीर है। सेंटेंसेस इन स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस जो है वो उसका ढांचा है। एंड एक्सप्रेशन, जो हम लोग व्यक्त करते हैं, जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं उन शब्दों के ज़रिए, वो हमारी राइटिंग की आत्मा है। सो एप्ट वर्ड्स, करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड गुड थीम विल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ गुड राइटिंग। इसीलिए सही शब्द,
सही तरीके से पेशकारी और उसके साथ साथ सही सब्जेक्ट को चूज़ करना एक अच्छे लेखक और एक अच्छी लिखने की शैली की प्रतीक है। इंट्रोडक्शन शुड बी इंटरेस्टिंग एंड आई कैचिंग एंड कंक्लूजन शुड नॉट एंड एब्रप्टली। जो इंट्रोडक्शन है वो भी इंटरेस्टिंग, रुचि वाली होनी चाहिए, लोगों का इंटरेस्ट कैप्चर करने वाली होनी चाहिए, और अंत भी जो है वो बिल्कुल संतुष्ट कर देने वाला होना चाहिए, जो एकदम क्लियर कर दे कि हम लोग उस राइटिंग में क्या कहना चाहते थे। फाइनली, अ राइटर इज एक्सपेक्टेड टू राइट विद zeal एंड ट्रू इन्वॉल्वमेंट, ओनली दैन रीडर्स इमेजिनेशन कैन बी kindled। वो कहता है कि दूसरी चीज़, राइटर को कोशिश करनी चाहिए रियलिटी और जुनून के साथ लिखने की, तभी वो अपनी इमेजिनेशन के ज़रिए, अपनी कल्पना के ज़रिए पाठक की कल्पना को जागृत कर पाएगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन, हिल्स कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज नीड्स ट्रू एप्रिसिएशन, ओनली दोज will be able to appreciate who themselves have appropriate knowledge of this language. His epigrammatic style and lucidity of expression is remarkable। तो इसके लिए अगर हम लोग एप्रिसिएशन करें तो जिस प्रकार से हिल ने ये चीज़ें हमें इस प्रोज में बताई हैं वो बिल्कुल उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से वो हम लोगों को एडवाइस दे रहा है। ओपनिंग पैराग्राफ में वो क्लियर कर देता है कि वो इस प्रोज में एक अच्छा लेखक बनने के बारे में हमें टिप्स देने वाला है। फिर मेन बॉडी उसी चीज़ को क्लियर कर देती है और अंत में वो कंक्लूड कर देता है, एक सेटिस्फाइंग कंक्लूजन देता है, जिससे कि हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि हम लोग किस प्रकार से अच्छे लेखक बन सकते हैं। He himself avoided very carefully the use of slang, jargon, hackneyed expression, rhetorical circumlocution, verbiage and mingling style, formal and too much informal or slang। और उसने जो चीज़ें हम लोगों को अवॉइड करने के लिए की हैं वो वाकई में उसने भी वो चीज़ें अपनी लैंग्वेज में यूज़ नहीं की, उसने अपने स्टाइल को किसी के साथ कॉपी नहीं किया। द टाइटल ऑफ द एसे इज़ वेरी अप्रोप्रिएट एज द मेन एम ऑफ द एसे इज़ टू टीच प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग बाय मीन्स ऑफ वेरियस सजेशन मेंशन्ड इन द एसे। और जो उसने टाइटल भी दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस एसे में वो यही सुझाव देना चाहता था जिससे कि हम लोग अच्छे लेखक बन सके। डूज एंड डोंट्स इन द फील्ड ऑफ लर्निंग राइटिंग गुड इंग्लिश इज़ हाईली सजेस्टिव। उसने जो भी डूज और डोंट्स बताए हैं, जो करना है जो नहीं करना है हमें बताए हैं, वाकई में वो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे सुझाव हैं इंग्लिश राइटिंग में एक अच्छा लेखक बनने के लिए। द लूसिडिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, neat structure with logical development of idea, apt example and simple vocabulary of the essay makes it remarkable piece of work। जिस प्रकार से उसने अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त किया है, जिस प्रकार से उसने सिंपल शब्दावली से इस essay को प्रोज किया है, वो इस essay को एक वाकई में बहुत अच्छा पीस ऑफ वर्क बना देता है, एक ऐसी एग्जाम्पल बना देता है जो कि वाकई में जो राइटर कह रहा है उसे साबित करने में भी राइटर की हेल्प करती है। समिंग अप, हिल इज़ अ राइटर ऑफ प्रॉमिसिंग स्किल, हिज एबिलिटीज़ आर फुली रिफ्लेक्टेड इन दिस थॉट प्रोवोकिंग एसे। तो वाकई में हिल एक अच्छे लेखक हैं और जो वो एक अच्छा लेखक होने के लिए टिप्स दे रहे हैं वो वाकई में इस ऐसे में क्लियर हो जाते हैं। इन दिस ऐसे सजेस्ट वाइड रीडिंग, यूजिंग अ डिक्शनरी, नोट मेकिंग, फ्रीक्वेंट राइटिंग, मेंटेनिंग ह्यूमनिस्टिक एंड रैशनल एटीट्यूड एज एसेंशियल ट्रेट फॉर डेवलपिंग रीजनिंग एंड गुड राइटिंग। इस ऐसे में वो कहता है कि ज़्यादा पढ़ें, एक डिक्शनरी को साथ में रखें, नोट्स बनाते रहें, फ्रीक्वेंट जितनी प्रैक्टिस करें राइटिंग की उतनी अच्छी है, और इंसानों के साथ एक डीप अटैचमेंट करके ही हम लोग लॉजिकल रीजनिंग लिख अपने अंदर तर्कशीलता को उत्पन्न कर सकते हैं और तभी हम लोग अच्छे लेखक बन सकते हैं। ऑल्सो सजेस्ट टू अवॉइड आर्टिफिशियलिटी, अवॉइडिंग सेकंड हैंड एक्सपीरियंस। और वो ये भी चाहता है कि हम लोग किसी को कॉपी ना करें, हमारे अंदर ओरिजिनलिटी हो, हम लोग किसी के स्टाइल को कॉपी ना करें बल्कि हम लोग अपने स्टाइल को ही सीखें, किसी से सीख लें बट उसमें अपनी एडिशंस करके उसे अपना स्टाइल बना लें। तो दी ऐसे ऑन द होल इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो ये कहना गलत नहीं होगा, इस ऐसे में राइटर ने बहुत ही काम की चीज़ें बताई हैं। प्रिंसिपल, तो की पॉइंट्स क्या है इस ऐसे के? टू कंक्लूड, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू थिंक लॉजिकली एंड क्लियरली। तो एंड में हम लोग पूरे ऐसे का एक ब्रीफ कंक्लूजन कर लेते हैं। तो पहला स्टेप है
क्लियरली और लॉजिकली लिखना है। आप सच थिंग्स हेल्प अस टू राइट क्लियरली एंड लॉजिकली। दिस हाउएवर इज डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग बिकॉज आवर माइंड वॉन्डर्स कंटिन्यूअली, बट द एबिलिटी टू थिंक क्लियर लॉजिकली कैन बी इम्प्रूव्ड विद प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि जब हम लोग दूसरों को किसी चीज़ को क्लियरली बताना चाहते हैं, तर्कशीलता से बताना चाहते हैं, उसके लिए पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो ये है कि मेरे अंदर भी क्लैरिटी हो, मेरे अंदर भी तर्कशीलता हो, तब ही मैं किसी दूसरे को वो चीज़ क्लियर कर सकता हूँ। और नो डाउट स्टार्टिंग में ये चीज़ हमें थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, बट जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ये चीज़ हमारे लिए आसान होती चली जाएगी। द सेकेंड थिंग इज़ टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेशन। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने किस तरीके से अपनी शब्दावली और अपने भावों को इंक्रीज़ करना है। The best way to master vocabulary and to learn new words and phrases the best way to master vocabulary and learn new words and phrases to inculcate reading habits, learn to write by actually writing, and it needs a lot of hard work. Choose topics of your own interest from day-to-day life or your own experience. Read newspaper carefully to get new topics to write on. और जो दूसरी चीज़ वो राइटर इंपॉर्टेंट कह रहा है वो है कि आपके पास ठोस शब्दावली होनी चाहिए, और ठोस शब्दावली के लिए आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो नई शब्द आप सीख रहे हो उसे आप नोटबुक में नोट डाउन करो, और जब भी आप लिखने बैठो उन शब्दों को अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करने की कोशिश करो। कीप ए नोटबुक और डायरी विद यू, नोट डाउन द आइडियाज़ दैट कम टू योर माइंड। हमेशा अपने साथ एक नोटबुक रखो ताकि आपके माइंड में जब भी कोई आइडिया आए, जब भी आपके माइंड में कोई विचार आए, उसे आप नोट डाउन कर सको, बाद में उसे एलैबोरेट कर सको। राइट इंटरेस्टिंगली, इन ऑर्डर टू डू सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर रीडर्स एंड देयर इंटरेस्ट। इफ़ यू आर राइटिंग फॉर टीनेजर देन राइट दैट अपील्स टू देम। और फोर्थ चीज़ है कि आप इंटरेस्टिंगली लिखो। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पाठकों का इंटरेस्ट किस में है। इसके लिए आपको खुद से ज़्यादा पाठकों के इंटरेस्ट के ऊपर जोर देना पड़ेगा। मोस्ट रीडर्स आर इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट, सो राइटिंग शुड बी रेलिवेंट टू कंटेम्प्रेरी पीरियड। चूज टॉपिक्स ऑफ टॉपिकल इंटरेस्ट, लेटेस्ट फैशन एक्सेट्रा। और ज़्यादातर लोग जो है वो प्रेजेंट में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए उन विषयों को आप अपने राइटिंग के टॉपिक चुनो जो आज की करंट अफेयर्स या सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। ओपनिंग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ शुड कैच रीडर्स अटेंशन एंड शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो बहुत ही ध्यान से और इंटरेस्टिंगली लिखना है ताकि वो रीडर के अपनी तरफ आकर्षित कर सके और रीडर का एक इंटरेस्ट बन सके कि वो आपके पूरे टेक्स्ट को पढ़ने पर मजबूर हो सके। द मेन बॉडी ऑफ राइटिंग शुड प्रेजेंट द आइडियाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ, कम टू द पॉइंट एट वंस, अवॉइड इररिलेवेंट मटेरियल देन कंक्लूड इट। और फिर बाकी का जो पॉइंट बॉडी है आपके राइटिंग की वो इस प्रकार की होनी चाहिए जो आपके फर्स्ट पैराग्राफ में बताए गए पॉइंट को ही डिटेल में एलैबोरेट करें और अंत में उसका एक सेटिस्फाइंग निचोड़ भी दें। टेक इंटरेस्ट इन व्हाट यू आर राइटिंग, बिलीव इन योर व्यू पॉइंट इंटेंसली एंड कन्विंस योर रीडर ऑफ योर ऑनेस्टी। आप जो भी लिख रहे हो उसे को इंटरेस्टिंगली लिखो, अपने विचारों के ऊपर विश्वास रखो, तभी हम लोग अपने पाठकों को भी उस चीज़ की तरफ आकर्षित कर सकेंगे। अवॉइड फोर्सिंग योर ओन प्रॉब्लम अपॉन द रीडर, टेक इंटरेस्ट इन योर रीडर्स प्रॉब्लम एंड राइट अबाउट देम। खुद की प्रॉब्लम्स की बजाय उन प्रॉब्लम्स के ऊपर लिखो जो प्रॉब्लम्स सभी लोगों को आ सकती हैं। क्रिएट योर ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग, डू नॉट कॉपी एनी वन स्टाइल ऑफ राइटिंग। अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग आपने यूज़ करना है, किसी को कॉपी नहीं करना। किसी की लिखने की शैली में आपने चीज़ें सीख ली कि वो इस तरीके से लिखता है, उसमें अपनी एडिशन करके अपना एक नया स्टाइल यूज़ करना है। राइट सिंपली एंड इन कन्वर्सेशनल स्टाइल, कोशिश ये करनी है कि हाई वोकैबुलरी की जगह सिंपल वोकैबुलरी में लिखें। एलैबोरेट एंड डेकोरेटेड स्टाइल इज़ नॉट इन वो कहता है कि जो डेकोरेटेड या बड़े बड़े शब्दावली का इस्तेमाल करना वो अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती, वो ज़्यादा इंटरेस्ट कैप्चर नहीं करता। आज के टाइम पे लोग सिंपल और प्लेन वोकैबुलरी को ज़्यादा इंटरेस्ट
दिखाते हैं। So in the end, to conclude, we can say that through this writer has tried to present rules regarding good writing। तो इस ऐसे में अंत में हम लोग निचोड़ कर सकते हैं कि राइटर ने कुछ ऐसे टिप्स दिए हैं जो हम लोगों को अच्छे लेखक बनने के लिए हमारे अंदर उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.